हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस करियर्स टीचिंग। एज वी नो कि हमारे एचपी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ एचपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2024 ईयर के। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 20 पीवाईक्यूज इन आर पार्ट 1। मोर ओवर, एज वी नो कि पीवाईक्यूज डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को अच्छे से एनालाइज करने के लिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, इसके लिए हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी रियल नंबर x लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी xn अपॉन n फैक्टोरियल। अब ये क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है? एज वी नो कि जो हमारा फैक्टोरियल होता है वो एक्सपोनेंशियल से ज्यादा जल्दी क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, तो एस एन जो है हमारे पास वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और एन फैक्टोरियल ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है एक्सपोनेंशियल से। सो क्लियरली हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है कि हम इसमें रेशो टेस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेशो टेस्ट बताएगा कि ये जो है ये कन्वर्ज करता है, और फिर स्क्वीज थ्योरम लगा के हम बता देंगे कि किसको कन्वर्ज करता है, 0 को कन्वर्ज करता है। बट ये वाला जो मेथड है ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, 0। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होप सो ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n पावर 1 by n। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n पावर 1 by n। अब इसका आंसर किस तरह से निकाल सकते हैं हम? इसको हम किसी l के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग क्यों लेंगे हम दोनों साइड्स पे? क्योंकि इधर क्या है, 1 by n जो है वो हमारा पावर में है। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इंफिनिटी लॉग n पावर 1 अपॉन n। अब लॉग क्या करेगा, जो ये पावर है ना, इसको नीचे ले आएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, लॉग l लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n लॉग n। ठीक है, अब जब ये इंफिनिटी को n अप्रोच करेगा तो ये चीज क्या बनेगी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। तो हम क्या यूज करते हैं, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल यूज करके ऊपर का डेरिवेटिव 1 अपॉन n, नीचे का डेरिवेटिव 1, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एज इट इज। ठीक है, तो इसके बाद लॉग ऑफ एल तो एज इट इज रहेगा, है ना। लिमिट एन जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये चीज हमारी क्या बन जाएगी, ये सारी 0। ठीक है, जब लॉग उधर जाएगा तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 0, ई पावर 0 इज 1। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, 1। 1 कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, जब भी हमें किसी भी चीज की पावर दिखी तो हमने क्या यूज कर दिया, फटाफट से लॉग यूज कर दिया। दिस इज ln। ओके, सो नेक्स्ट, Lagrange mean value theorem states that if a function f is defined on closed interval a b, ठीक है, and is continuous on closed interval ab and differentiable on ab, then there exists at least one real number c belongs to ab such that
अब ये सीधा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट पता होने से ही ये क्वेश्चन इजीली हो रहा है ना। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इन सब में से कौन सी ऑप्शन सही है, ये वाली एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। ठीक है, इनका डैश नहीं होता, ये गलत हो गया, यहाँ पे भी डैश कर दिया इन्होंने, यहाँ पे एफ का डैश होता है, यहाँ पे किया नहीं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग होगी। और सही कौन सी होगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, पहले तो डायरेक्टली 0 फिल करो, यहाँ पे 0/0 बना, क्या लगा देंगे, एल हॉपिटल रूल। ठीक है, लिमिट का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो यही देख लो कि एल हॉपिटल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये स्टेटमेंट है हमारे पास, ये बनेगा 0/0 फॉर्म। और एल हॉपिटल जब हम इस पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो लिखते हैं tan स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला tan स्क्वायर एक्स नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद अपॉन 3x स्क्वायर एज इट इज, tan x अपॉन एक्स पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जब लगा तो ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, और फाइनल आंसर आ गया हमारे पास -1/3। -1/3 कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। ठीक है, अगर f ऑफ x इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हमें बतानी है इंटीग्रेशन 0 से 3 f ऑफ x dx की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसको हम क्या कर देंगे, सबसे पहले लिमिट को ब्रेक कर देंगे, किसमें, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। एग्जाम में इतना करके नहीं देखना, ये तो मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ, एग्जाम में फटाफट दिमाग में ही ये सब कैलकुलेट कर लेना है। 2 से 3 एक्स डी एक्स। नाउ 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सी वैल्यू लेता है, पीछे वाली, तो ये आ जाएगा 0। 1 से 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 से 3 पे 2। ठीक है, तो ये तो 0 है, ये कैसे सॉल्व होगा, x 1 से 2, 2x 2 से 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। देख लो ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, 3 कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या किया, सिंपल हमने इंटीग्रेशन को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। नेक्स्ट, अगेन हमें एक थ्योरम की डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली गई है। कैलेस थ्योरम स्टेट्स दैट, कैले थ्योरम क्या स्टेट करती है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। एग्जैक्टली यही इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, दैट एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, हर ग्रुप जो होता है वो अपने परमुटेशन वाले ग्रुप के साथ क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। अगला लिखा है बी ऑप्शन, ओनली फाइनाइट ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन। नहीं, कल ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनाइट ग्रुप ही होते हैं, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हाँ, ये बात सही है।
ये हमारे पास लग्रांज थ्योरम की करोलरी भी है ना, बट ये कैले थ्योरम तो नहीं है ना, इसलिए ये गलत है। ठीक है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, अगेन ये कैले थ्योरम तो नहीं है। नेक्स्ट, if P is a prime and P does not divide A, means does not divide means इनका GCD आपस में 1 हो जाएगा, देन ये भी डायरेक्ट एक थ्योरम ही है। कौन सी थ्योरम है, याद आया कुछ? ये थ्योरम है फर्मास लिटिल थ्योरम। फर्मास लिटिल थ्योरम क्या कहती है कि अगर P प्राइम है और A को डिवाइड नहीं कर रहा तो ये वाली ऑप्शन A पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉड P के। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, AP is congruent to A mod P। अगर ये भी कोई ऑप्शन में आता तो ये भी ठीक होता। ठीक है, इसी को ही लिखने का दूसरा तरीका है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सन थ्योरम स्टेट्स दैट इफ P इज अ प्राइम देन, विल्सन थ्योरम की आ गई अब सिंपली। ठीक है, कौन सी होती है विल्सन थ्योरम? होती है हमारी ये -1 वाली। विल्सन थ्योरम की क्या स्टेटमेंट होती है? ये वाली -1 वाली, P -1 का फैक्टोरियल इक्वल्स -1 मॉड P। यहाँ पे अगर P -1 आ गया तो भी ठीक होती है ये। ठीक है, उसी को ही लिखने का दूसरा तरीका है। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट, the number of generators of a cyclic group of order 6, 8, 12। जब भी आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं साइक्लिक ग्रुप के, तो हम यूज करते हैं आयलर 5 फंक्शन। ठीक है, आयलर 5 फंक्शन यूज करेंगे। क्या निकालने हैं? ऑफ ऑर्डर 6 से 12 के 5 ऑफ 6 निकाल लो, 5 ऑफ 8 निकाल लो, 5 ऑफ 12 निकाल लो। ऑप्शंस में से देख के कुछ पता लग रहा है? हो सकता है जैसे 2 2 2 ज्यादा रिपीट हो रहा है ना, हो सकता है पहले वाले का आंसर 2 हो, अगले वाले का 4 हो, उससे अगले वाले का हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, ज्यादा 4 है ना। चलो देखते हैं कि ये बनता है या नहीं बनता है ना। प्रिडिक्ट कैसे किया? सबसे मैक्सिमम टाइम 2 आया। ठीक है, एग्जामिनर का माइंडसेट देख रहे हैं हम, फिर 4 आया, फिर 4 आया। बट इस तरह से हम एग्जाम में ये रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ अगर क्वेश्चन नहीं आता फिर ले सकते हैं हम ये रिस्क, वैसे ये रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, 5 ऑफ 6 इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि GCD 1 है इन दोनों का। 5 ऑफ 2 इज 1, 5 ऑफ 3 इज 2, 2, तो पहला तो 2 ही है, ये तो ठीक है। उसके बाद 5 ऑफ 8, इसको हम 2 क्यूब लिख देते हैं, है ना। 2 क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P के माइनस P के -1, है ना। 5 ऑफ P के का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 - 4 4, दूसरा भी 4 आ गया। तीसरा चेक कर लेते हैं, 5 3 4, ये दोनों का GCD 1 है तो ये सेपरेट हो जाएगा। 5 और 4 2 होता है, 3 2 होता है, 2 2 4, अगेन 4 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन होगी यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? जब भी पेपर में नॉट करेक्ट आए सबसे पहले तो इसको मार्क कर लो कि नॉट करेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, सही बात है ये तो, है ना। कैसे सही बात है ये? कोई भी ग्रुप लो, साइक्लिक ग्रुप होता है जो एक एलिमेंट से जनरेट होता है ना। जो भी इसका सब ग्रुप होगा ना वो इस एलिमेंट की किसी पावर से जनरेट होता है
तो वो भी क्या होगा, साइक्लिक ही होगा ना। उसके बाद बी ऑप्शन है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, कि अबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये बात भी ट्रू है। कैसे, कोई ग्रुप है जी, उसका सब ग्रुप ले लेते हैं हम H, है ना। अगर जी इनवर्स H में बिलोंग कर जाए तो हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है ना। अब देखो जी इनवर्स है, ग्रुप कैसा है हमारे पास, अबेलियन। अबेलियन ग्रुप है तो GH को HG भी लिख सकते हैं हम, है ना। और उसके बाद जी इनवर्स क्या होता है, E, सो HE इक्वल्स H बिलोंग्स टू H, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो क्या H नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का, यस। ये छोटा सा इसका प्रूफ है, देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक। अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है, जरूरी तो नहीं है ये, इसमें डाउट है ना, कि ये चीज जरूरी तो नहीं है कि हर सब ग्रुप जो होगा अबेलियन ग्रुप का वो साइक्लिक होगा। किस तरह से, कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढते हैं, जैसे अब Z क्रॉस Z है ना, ये अबेलियन है बट ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। हर ग्रुप अपना सब ग्रुप तो होता ही है, ठीक है। तो ये अबेलियन तो है बट ये साइक्लिक नहीं है, इसलिए ये हो गया हमारा इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये बात सही है, लग्रांज थ्योरम की करोलरी है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अब दो तीन तरीके होते हैं, एक तो वो बेसिक वाला, ठीक है, जो हम अपनी BSc में करते हैं, प्रॉपरली उसको सॉल्व करते रहेंगे, उससे नहीं जाएंगे हम। दूसरा एक और होता है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स लैम्डा प्लस इसका डिटर्मिनेंट, है ना। इसको A मान लो, ट्रेस ऑफ A का डिटर्मिनेंट इक्वल 0। बट इसमें एक और ट्रिक लग सकती है, आप इसका रो सम चेक करो, क्या आता है 4, इसका रो सम 4। अगर रो सम इक्वल होता है हमारे पास, है ना, रो सम, तो वो पक्का एक आइगन वैल्यू ये वाली भी होती है, तो 4 इज एन आइगन वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर C। बस 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये, इससे भी थोड़ा कम टाइम ही लगेगा, बट अगर आप वो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से निकालोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो वो अप्रोच फॉलो नहीं करनी हमें। नेक्स्ट अगेन आइगन वैल्यूज पे ही क्वेश्चन है, इसमें भी सेम चीज लग जाएगी। रो सम देखो तो 1, एक आइगन वैल्यू तो 1 है, दूसरी वाली कैसे निकाल लेंगे हम, एक 1 है, ठीक है, ट्रेस कितनी है 5, तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स ट्रेस, है ना। तो दूसरी आइगन वैल्यू 4 हो जाएगी, 1 और 4। यहाँ पे 2 -2 है, ये तो सीधी कैंसिल होगी, 1 और 4 A और B ऑप्शन में है। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें आइगन वेक्टर भी निकालना है, तो आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई A मैट्रिक्स है, AX इक्वल्स लैम्डा X, ठीक है। लैम्डा हमारे पास क्या है 1, A मैट्रिक्स क्या है 2 -2 -1 3, ये है। X कोई भी चाहे ये वाला उठा लो चाहे ये उठा लो, ठीक है, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। 1 1, लैम्डा की वैल्यू 1 है और X की वैल्यू 1 1 है। अगर तो ये सेटिस्फाई हो गया तो A ऑप्शन सही है, नहीं हुआ तो B ऑप्शन सही है। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, अब 2 -1 1 -2 + 3 1, ये सेटिस्फाई हो गया, तो A ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, करेक्ट, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट,
द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का क्या होगा? कॉन्जुगेट भी निकालना है, ट्रांसपोज भी निकालना है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये वाले साइन चेंज हो जाते हैं जो आयोटा के साथ पड़े हैं, ये वाले साइंस ये सारे चेंज हो जाएंगे, साथ में ही ट्रांसपोज भी कर देते हैं। माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज होके ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 - 4 आयोटा, ये ऊपर जाके 6 - 7 आयोटा, ये एज इट इज 1 - 8 आयोटा। देखो कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ये कर रहा है सी ऑप्शन के साथ मैच, यस। तो सी ऑप्शन सही है हमारे पास, ठीक है। बस इतना सा ही क्वेश्चन था ये। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं एंड ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी फंक्शन पे। इफ द फंक्शन f of x is equal to cx square 0 से 3, x बिलोंग कर रहा है 0 से 3, अदरवाइज 0 है डेंसिटी फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन, इंटरवल हमारा 0 से 3 जा रहा है, 0 से 3, ठीक है। f of x dx, क्योंकि बाकी सभी के लिए तो क्या है आंसर 0 है, तो हम किसके लिए निकालेंगे? 0 से 3 के लिए। 0 इक्वल्स 1 डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला होता है ये, 0 से 3 cx स्क्वायर dx इक्वल्स 1, c बाहर ले लो, x क्यूब बाय 3, 0 से 3 इक्वल्स 1, c 9 इक्वल्स 1, c इक्वल्स 1/9। 1/9 देखो कौन सी वाली ऑप्शन है 1/9, यहाँ पे चेक करो 1/9 कौन सी ऑप्शन है, 9 1/9 ये बी ऑप्शन, ठीक है। सिंपली क्या किया, डेफिनेशन आनी चाहिए डेंसिटी फंक्शन की, उसको ही खोला और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if x and y are two continuous random variables then the covariance of x and y, कोवेरियंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, x और y की कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है इनमें से डी ऑप्शन, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला ही पूछा है आपको, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट if x is equal to a b c, which of the following is not a topology, इनमें से टोपोलॉजी कौन सा वाला नहीं है, नॉट अ टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहला फाई जो है वो बिलोंग करना चाहिए टाउ में, फाई बिलोंग करना चाहिए टाउ में, एक्स बिलोंग करना चाहिए टाउ में, यूनियन एलिमेंट्स का टाउ में होना चाहिए, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स का टाउ में होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट का, जरूरी नहीं है एक ही एलिमेंट का, सभी एलिमेंट्स का जो यूनियन है वो टाउ में होना चाहिए, इंटरसेक्शन टाउ में होना चाहिए, और ये एक्स फाई तो सभी में ही है, आप देखो, ठीक है। अब इसमें देखो अगर ए का यूनियन करो फाई से, ठीक है, क्या आता है? ए बीच में है, इंटरसेक्शन करोगे बीच में है, ये एक्स में तो ए बी सी सारे ही है ना,
है ना, तो कोई भी कर लो आप, उसके सेट के बीच में ही है। इसमें चेक करो, ए और बी का यूनियन करोगे, ए बी भी बीच में है। सी ऑप्शन में क्या है, अगर आप ए और बी का यूनियन करते हो तो ए बी आता है। ये तो ए बी सी कंटेन करता है ना, इसमें ए बी नहीं है, ठीक है। तो यूनियन वाली प्रॉपर्टीज में क्या हो गई है, ये वाले पार्ट में फेल हो गई है। इसमें जैसे आ गया ना ए बी, तो ये सही है। इसमें भी आप सभी एलिमेंट्स को चेक करोगे वो भी सही आएंगे। इसमें भी देखो, ए बी का यूनियन बी सी से करो तो ए बी सी आना चाहिए। अब ए बी सी कहाँ पे है, ये बैठा ए बी सी इसके अंदर, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही क्या है यहाँ पे, ए बी सी है ना, तो ये भी सही है। तो फॉल्स कौन सी ऑप्शन है, जो टोपोलॉजी नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनियन वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होती ना। Let's move to the next question. All the positive integers ab that satisfy the equation phi of ab is equal to phi of a plus phi of b, where phi is the Euler-Tauschent function are. Phi of ab equals phi of a plus phi of b. ध्यान से देखो अब इस क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले ए ऑप्शन में है 2,2, मतलब हमें चेक करना है, चलो पेयर से चेक करते हैं, 2,2 को चेक कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फिल करो, 5 ऑफ 2,2 इज 4, 2 इंटू 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, ये तो बन गया 2, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड को चेक करो, 5 ऑफ 2 प्लस 5 ऑफ 2, 1 प्लस 1, ये भी क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है। तो ये तो सही है। उसके बाद पेयर ले लो 3,3, ए ऑप्शन में है ना, 3,3 पेयर को चेक करना है। 5 ऑफ 9, 5 ऑफ 9 क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 पावर 1, 6 आ गया। यहाँ पे भरो 5 ऑफ 3 प्लस 5 ऑफ 3, राइट हैंड साइड चेक करो, ये तो क्या आ गया, 2 प्लस 2 4 आ गया। ये तो आपस में इक्वल नहीं है, सो ये 3,3 वाला जहाँ पे भी पेयर है ना, ये वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 का पेयर और कहाँ से है, 4 के साथ है। 3 और 4 वाला चेक कर लेते हैं। 3 और 4 वाला पेयर जो है, 5 ऑफ 3, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं पहले, 5 ऑफ 12, 5 ऑफ 12 कितना आता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है वैसे तो, फिर कर लेते हैं 4 3, 5 ऑफ 4 2 2 4, और 5 ऑफ 3 प्लस 5 ऑफ 4 कितना होता है, 2 प्लस 2 अगेन 4। तो 3 और 4 वाला पेयर सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एक 2 और 2 वाला करता है, एक 3 और 4 वाला करता है, 2 और 2 वाला करता है, 3 और 4 वाला करता है, 3 और 4 वाला ये रहा एक, 2 और 2 वाला करता है। ये वाला चेक कर लेते हैं, अगर ये भी कर गया तो ये वाली ऑप्शन आंसर हो जाएगी। 4,3 वाला पेयर चेक कर लेते हैं। 4,3 वाला पेयर जो है, 5 ऑफ 12, वैसे देखो अगर 3 और 4 वाला सेटिस्फाई कर रहा है तो 4 और 3 वाला भी तो करेगा, 5 ऑफ 12 बनेगा, वही आ जाएगा, 5 4 प्लस 5 3 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो कौन सी ऑप्शन राइट होगी, सी ऑप्शन राइट होगी हमारे पास, बाकी सभी क्या है गलत। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्स वाई आर 2 वेक्टर्स इन एन IPS इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन है, देन इनमें से कौन सा ठीक है। IPS का क्वेश्चन आ गया, कहीं ना कहीं कॉची स्क्वाड्स दी होगी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज दी होंगी, तो आपने देख लेना है कौन सी वाली है। यहाँ पे आपको कॉची स्क्वाड्स पूछी गई है, कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी कौन सी वाली सही होती है,
कंफ्यूज करने के लिए एक जैसी ऑप्शंस दी गई हैं, ये वाली सी ऑप्शन सही है, मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, ये वाली सही है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी किस तरह की दिखती है, इस तरह की होती है वो। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, यहाँ पे कहीं नहीं पूछा गया, ठीक है, ये वाली चीज। बाकी हम अपने कोर्स में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी होती है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अगर आप भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए या फिर निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 0, ओके, अगर x की वैल्यू 1 2 3 में से कुछ है तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज जो हमारे पास आएगा वो 0 आएगा। देन 0 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की क्या वैल्यू होती है, 0 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है। अब हमें पता है हमारा जो क्वेश्चन डिफाइन है वो 1 से 3 के लिए है, सो 0 से 1 के लिए 0 है, ऐसे कर लो ना, हाँ ठीक है। 1 से 3 पे डिफाइन है, क्या है फंक्शन 1, और 3 से 5 तक फिर से क्या है फंक्शन 0। ये तो 0 है, ये भी 0 है, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, if x is a random variable having mean mu and variance sigma square which are finite, then if epsilon is any positive number then, इनमें से क्या सही होगा। ये एक इनइक्वालिटी होती है ना, तो देखो कौन सी है, ये नाम आपने सुना होगा सभी ने, शेबी-शेव्स इनइक्वालिटी। तो कौन सी वाली सही है इनमें से, ए बी सी डी में से। ये कंफ्यूज करने के लिए फिर से एक जैसी ऑप्शंस दी गई है, यहाँ तक तो सारा कुछ सेम है, देखो सिर्फ जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है ना। तो इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर होता है, दोनों ही टर्म्स का क्या आता है स्क्वायर होता है इसमें, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास आज की वीडियो में, कुछ तो बिल्कुल डायरेक्ट ही हैं, पेपर में भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कुछ में थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशंस लगनी थी। बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।